नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने पहले वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा था तथा उसमें हम लोगों ने जाना था कि अंतिम रूप से जो थे तो अंग्रेज विजयी हुए थे और उन्होंने भारत के प्रांतों को अलग अलग करके विजित करना स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल विजय अंग्रेजों ने जो की थी वो क्या थी तथा उसके क्या क्या परिणाम हुए थे, तो इनको हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग बंगाल विजय समझने से पहले एक बार बंगाल की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जो पृष्ठभूमि अगर समझ लेंगे एक बार तो बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज को समझना, खासकर इतिहास में हम लोग इसी तरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बंगाल के बारे में देखें कि तत्कालीन बंगाल था कैसा, तो बंगाल में उस समय शामिल क्या था, जो अभी का वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, इसके अलावा बांग्लादेश। ये इतने सारे प्रांत जो बटे हुए हैं इन सबको मिला करके एक बंगाल प्रांत था और ये बहुत समृद्ध भी था क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र भी थे यहाँ, उपजाऊ था। उसका रीजन क्या था कि गंगा और हुगली दोनों का दोआब भी पड़ता था, तो यहाँ चावल का उत्पादन होता था। इसके साथ साथ यहाँ नील उत्पादन भी होता था। जो बिहार का क्षेत्र था वहाँ अफीम का उत्पादन होता था। इसके अलावा देखें तो यहाँ कपास का भी उत्पादन होता था, साथ साथ रेशम उत्पादन भी में भी समृद्धि थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि ये नील कपास और रेशम के कारण इनका व्यापार भी संबंध था और इसके चावल और जो खाद्य फसलें थी इस कारण से इनका कृषि भी समृद्ध रूप से था। तो जो पूर्ण समृद्ध स्टेट कहलाता था उस समय का तो बंगाल ही होता था। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और देखें तो ये कहीं ना कहीं जो पश्चिमी आक्रमण थे, पश्चिमी आक्रमण इनसे भी सुरक्षित रहता था क्योंकि जो आक्रमण हुए तो पश्चिम में हुए और यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से समृद्धि भी थी इसमें और कहीं ना कहीं ये सुरक्षित भी था, तो इसलिए बंगाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हुई इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि। अब इस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें क्या थी बंगाल की, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं बंगाल की, बंगाल तो बंगाल एक मुगलों का सूबा हुआ करता था। ठीक, ये सूबा था क्योंकि जितने भी अलग अलग प्रांत थे एक तो केंद्रीय सत्ता थी और अलग अलग प्रांतों में सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, तो इनका प्रमुख होता था सूबेदार। तो जो बंगाल का उस समय 1700 में सूबेदार नियुक्त हुआ गया तो अजीमुसान, अजीमुसान ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली सूबेदार था। कहाँ का, बंगाल का। 1700 में ही, ये औरंगजेब के समय की बात है, 1700 में ही दीवान के रूप में मुर्शिद कुली खां को अपॉइंट करता है औरंगजेब, मुर्शिद कुली खां। ठीक, तो यहाँ तक ये हो गया कि मुर्शिद कुली खां को अब 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब की। इसके बाद मुगल सत्ता कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाती है। तब क्या होता है, एक विद्रोह होता है 1717 में, तो ये अजीम उसान को उठा करके दक्कन भेज दिया जाता है, दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है। और 1717 में ही ये जो फर्रुखसियर उस समय भारत का शासक था, तो ये मुर्शिद कुली खां को नवाब नाजिम बनाता है। नवाब नाजिम, नवाब नाजिम क्या था कि इसको सूबेदार के साथ साथ सूबेदार प्लस दीवान दोनों बनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि नवाब नाजिम के रूप में किसको नियुक्त किया था फर्रुखसियर ने, तो मुर्शिद कुली खां को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नवाब नाजिम में सूबेदार प्लस दीवानी दोनों अधिकार मिल जाते हैं। ठीक, तो यहां तक याद रखिएगा। और ये जो मुर्शिद कुली खां था, ये मतलब मुगलों द्वारा अपॉइंट अंतिम नवाब भी था, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद ये लोग खुद से खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी मुर्शिद कुली खां के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खान सबसे इंपॉर्टेंट था, इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करी। ये इंपॉर्टेंट था कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने ट्रांसफर करी, तो मुर्शिद कुली खान ने। ठीक, इसके बाद इसने तकावी ऋण की व्यवस्था स्टार्ट कर दी।
तकावी ऋण क्या था कि ये अग्रिम रूप से किसानों को कुछ पैसा दिया जाता था खेती करने के लिए, ताकि वो सही रूप से खेती कर सके। ठीक, इसके साथ साथ इसने इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट करी। इजारेदारी व्यवस्था, ये व्यवस्था हम आगे अभी जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां से ही जन्म लेती है। इजारेदारी में क्या था कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसी को वो भूमि दे दी जाती थी राजस्व वसूल करने के लिए। तो इजारेदारी व्यवस्था इसने स्टार्ट करी। इसके साथ साथ इसने खालसा भूमि, खालसा भूमि, जो भूमियां थी तो ज्यादातर भूमियों को खालसा भूमि में ये शामिल करता गया, जिससे जमींदार कहीं ना कहीं इससे नाराज होते गए। तो ये दो तीन काम इसके इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राजधानी इसने चेंज करी मुर्शिदाबाद, तकावी ऋण की व्यवस्था करी, इजारेदारी और खालसा भूमि में जो ज्यादातर भूमि को कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसके बाद इसका पुत्र था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ये शासक बनता है जो कि 10 से 12 साल तक ये शासन करता है। 10 से 12 साल तक ये नवाब के रूप में स्थापित रहता है। इसके बाद आता है सरफराज। सरफराज सरफराज से एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। गिरिया युद्ध 1740 में अलीवर्दी खां, जिसमें अलीवर्दी खां इसको हरा देता है और अलीवर्दी खां नवाब के रूप में स्थापित हो जाता है। अब हम जब देखेंगे मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और सरफराज, ये थे तो स्वतंत्र शासक, लेकिन ये लोग अंग्रेजों को कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में पैसा भेजते थे। जो ये इसके बाद अलीवर्दी खां आता है कि यहाँ से ये पैसा भेजना बंद कर देता है, ये आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ी सी अलीवर्दी खां के बारे में भी देख लेते हैं। अलीवर्दी खां, इसको वास्तविक नवाब कहा जाता है। वास्तविक नवाब, इसका रीजन क्या था कि ये कहीं ना कहीं पैसा भेजना बंद कर देता है। कहाँ पे, जो टैक्स था तो टैक्स मुगल दरबार में भेजना बंद कर देता है, स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित रखता है। इसके साथ साथ इसी के समय जो थी कि यूरोपीय कंपनियां स्थापित हो गई थी पूर्ण रूप से, खासकर जब 1717 में फरमान मिला था फर्रुखसियार से ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये कंपनियां बंगाल की तरफ भी देखने लग गई थी। तो उस समय पुर्तगाली, इंग्लिश और डच कंपनियां थी जो इंडिया में स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ साथ मराठा संघर्ष भी स्टार्ट हुआ, जो कि मराठा संघर्ष, जो कि लगभग 15 साल तक चलता है। मराठा संघर्ष अलीवर्दी खान से, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बरगी विद्रोह भी कहते हैं, बरगी संघर्ष भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है। बरगी संघर्ष क्या है, तो जो मराठाओं का अलीवर्दी खान के समय युद्ध हो रहे थे उनको बरगी विद्रोह कहते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ये एक मराठों से फिर संधि करता है, जिसमें से था कि स्वर्ण रेखा नदी इनकी सीमा होगी और ये 12 लाख रुपए इनको टैक्स के रूप में भेज दे लगता है मराठों को और अलीवर्दी खां। ठीक है, ये अलीवर्दी खां तक की कहानी हुई। इसके बाद क्या होता है, इसके कोई पुत्र नहीं होता, 3 बहनें थी, जिसमें से बड़ी बहन का पुत्र था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, जिसको ये नवाब घोषित कर देता है, जिससे इसके आंतरिक संघर्ष भी स्टार्ट होते हैं। इसके कहीं ना कहीं आंतरिक विद्रोह भी होते हैं और आगे प्लासी का युद्ध भी ये लड़ता है। ठीक, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा इसको एक बार हम लोग पीडीएफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के बारे में जाएंगे। 1717 से 1727 तक नवाब रहता है। ठीक, इसके बाद औरंगजेब इसको दीवान नियुक्त करता है 1700 में ही। इसके बाद नवाब नाजिम नियुक्त करता, नवाब नाजिम ये नियुक्त करता है फर्रुखसियार इसको 1717 में। 1717 में इसको नवाब नाजिम के रूप में नियुक्त करता है, ये भी याद रखिएगा। मुगलों द्वारा, हमने अभी पढ़ा कि मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया पहले, मतलब लास्ट बंगाल का नवाब यही था, ये याद रखिएगा। राजधानी मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करता है। ठीक, इसके बाद क्या था कि ये तो हमने सब सारी चीजें देख ली। अलीवर्दी खां के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये 1740 में बंगाल का शासन संभालता है। इसको वास्तविक नवाब कहा जाता है। मराठा आक्रमण इसके समय होते हैं और मराठों ने 1742 से 51 तक लगभग वही 12-13 साल तक लगातार इनसे संघर्ष चलता रहता है। लास्ट में जाकर के एक संधि होती है। ठीक, बरगी आक्रमण कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा। इसका एक स्टेटमेंट फेमस था कि जो अंग्रेज हैं, खासकर जो अंग्रेजी कंपनियां हैं, तो इनको आप अगर मधुमक्खी के छत्ते की समान है कि इनको अगर आप
छेड़ोगे नहीं तो ये आपको शहद देंगे, लेकिन अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये आपको डस डस के मार डालेंगे। ये स्टेटमेंट इसका पूछा जाता है। ठीक, ये चीजें हमने समझ ली। अब हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। जो सिराजुद्दौला था, तो ये कौन था? अली वर्दी खान की बहन का पुत्र था, बहन का बेटा था, जो कि नवाब बनता है। इसके शुरुआत से ही संघर्ष देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो अंग्रेजों से संघर्ष था इसका। इसके साथ साथ इसकी अपनी मौसी और एक इसका मौसी का बेटा था, दूसरी मौसी का, तो उससे संघर्ष इसका लगातार, मौसी कौन थी? घसीटी बेगम, उससे इसका संघर्ष चलता है। और यही लोग मिल करके कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं और ये युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं। इसको हम अगर समझे तो सिराजुद्दौला था कैसा? युवा साहसी नवाब था, लेकिन समस्याओं का सामना करना पड़ा अंग्रेजों के विवाद के कारण, जो कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में किलेबंदी शुरू कर दी थी। साथ साथ ये लोग दस्तक का दुरुपयोग भी कर रहे थे। ठीक है, दस्तक क्या था कि दस्तक में अंग्रेजों को एक अधिकार मिला हुआ था कि आप टैक्स फ्री होकर के आप अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारतीय कंपनी, भारतीय व्यापारी थे और कुछ और जो विदेशी कंपनियां थी, उनका क्या करते थे? उनका व्यापार अपने नाम से करवा करके उनको भी कहीं ना कहीं, जो उन पे तो टैक्स लगता था लेकिन इन पे टैक्स नहीं था, उनको भी मुफ्त में व्यापार करवाने लग गए। ठीक, तो यहाँ पे समस्याएं स्टार्ट हुई, यानी दस्तक के लोग दुरुपयोग करते रहे। फिर इसके बाद क्या होता है? बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर रहे थे और नवाब के जो विरोधी थे इनको भी संरक्षण अंग्रेज दे रहे थे। तो इसका कारण बनता है कि आपस में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो अगर प्रमुख कारण देखें हम कि क्या कारण थे सिराज के और इनके, तो पहला था दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग। दूसरा था कि नवाब के आंतरिक मामलों में लोग दखल दे रहे थे, नवाब के आंतरिक मामलों में। इसके साथ साथ विद्रोहियों को, जो इनके विद्रोही थे, विद्रोहियों को संरक्षण दे रहे थे। साथ साथ जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम, उस पे लोग किलेबंदी स्टार्ट कर दिए। तो ये मुख्य कारण थे। इसके बाद क्या होता है? नवाब जो था सिराजुद्दौला, ये जाता है तो कलकत्ता पे फिर से अधिकार करता है इनको हरा करके। और एक इसकी घटना फेमस थी, काल कोठरी की घटना, जिसमें से क्या करता है कि 146 अंग्रेज अधिकारियों को, जब कलकत्ता विजिट करता है, 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कोठरी में बंद करता है एक दिन के लिए। जब अगले दिन खोला जाता है तो वहां मात्र 23 अधिकारी ही बचते हैं, जो कि एक ब्लैक होल घटना कहलाती है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ये ब्लैक होल घटना भी सिराज से संबंधित है। ये कब की घटना है? 1756 की। ठीक, इसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ का जो शासन था, मतलब यहाँ का जो अधिकार था कलकत्ता का, तो ये एक इसका अधिकारी था मणिक चंद्र, मणिक चंद्र। तो इसको सौंप करके वापस मुर्शिदाबाद आ जाता है। ये जो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जो मणिक चंद्र को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं कुछ पैसा दे करके, जिससे जब प्लासी युद्ध होता है तो मणिक चंद्र भी अंग्रेजों का ही समर्थन कर देता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्लासी के युद्ध को। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। जो अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल की ओर से सिराजुद्दौला था। विश्वासघात होता है इसके साथ, क्योंकि इसके जो मेन अधिकारी थे, अमीचंद, इधर हो गया मणिचंद, मणिकचंद जो जिसको कलकत्ता में सौंप के आता है। इसके अलावा और जो भी इसके थे, राय साहब, राय दुर्लभ करके एक अधिकारी थे। और जितने भी इसके अधिकारी होते हैं ये युद्ध में उतरते ही नहीं है। एक था मीर जाफर, मीर जाफर जो कि इसकी सेना का प्रमुख था, ये अपनी सेना उतारते ही नहीं है, जिससे इसके साथ विश्वासघात होकर के प्लासी के युद्ध में मार डाला जाता है। अंग्रेज बाद में मीर जाफर से समझौता किए होते हैं, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, ये मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। ये मीर जाफर तक की घटना हो गई, इसको आप याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध की डेट याद रखिएगा कि ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब मीर जाफर को नवाब पे बना देते हैं, मीर जाफर को। और इसके बाद क्या होता है? अंग्रेज पूर्ण रूप से स्थापित होने लग जाते हैं बंगाल में, पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का हो जाता है। इसको खुली लूट की संज्ञा भी दी गई, खुली लूट। तो खुली लूट का काल अगर पूछा जाता है कब का था, तो मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बनाते हैं, उसके बाद ये लोग हर तरफ से लूटना स्टार्ट करते हैं। सारे जो अपने इनके टैक्स होते थे,
उसमें कहीं ना कहीं ये लोग कोई टैक्स नहीं देते। इसके अलावा जो करते हैं कि जो नील की खेती थी अपने हिसाब से करवाते हैं, अफीम उत्पादन अपने हिसाब से करवाते हैं, साथ साथ कपास हो गया, रेशम हो गया, इस सब पे व्यापार पे ये लोग अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। बस नवाब के रूप में मीर जाफर बना रहता है, जिसको कठपुतली नवाब भी कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर जब लगातार परेशान हो जाता है कि मतलब कि अब इसके बस से बाहर की बात हो जाती है, तो अंग्रेज इसको हटाते हैं और मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा कि इसके बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बनता है। अब मीर कासिम क्या था कि था ये बहुत चतुर। इसने क्या किया, शुरुआत में तो अंग्रेजों ने जितना भी मांगा सब कुछ देता गया, लेकिन उसके बाद ये अंग्रेजों को पैसा देना बंद कर दिया और अंग्रेजों को जो संरक्षण था वो भी कहीं ना कहीं देना बंद करता है। ये कुछ काम करता है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसने अपनी सेना को यूरोपी तर्ज पे कहीं ना कहीं अपनी प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया। राजधानी ये चेंज करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक, और ये जो दस्तक था, तो दस्तक सबके लिए माफ कर देता है। इससे क्या था, जो अंग्रेज एक्स्ट्रा कमा रहे थे उनकी एक्स्ट्रा कमाई जाने लग गई, कहीं ना कहीं खत्म होने लग गई। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि जो और व्यापारी थे उनसे दस्तक के रूप में जो अंग्रेजों को माफ था, फिर अपने हिसाब से व्यापार करवाते थे, उनसे फीस ले लेते थे। जब दस्तक सबके लिए माफ कर दिया गया तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा पैसा जो अंग्रेज कमा रहे थे उनमें उनकी समस्या होने लग गई। ठीक, तो अब ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इससे भी समस्या होने लग गई, तो ये वापस से मीर जाफर को फिर से नवाब बनाते हैं और ये जाता है मुगल नवाब जो उस समय थे, शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा बंगाल का नवाब था कौन, शुजाउद्दौला, तो उसके साथ जाता है और खुद ये तीनों मिलकर के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से फिर एक बार आमने सामने होते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसको देख लेते हैं एक बार पीडीएफ के माध्यम से कहानी को, एक बार कहानी समझ लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो मीर कासिम का जब शासन बनता है, कब नवाब बनता है 1760 में, मीर कासिम को बनाते हैं मीर जाफर को हटा करके। इसमें कुछ सुधार किए, जिसमें से राजधानी ये मुंगेर ट्रांसफर करता है, जो कि पहले मुर्शिदाबाद थी। हम लोगों ने देखा कि ढाका थी पहले राजधानी, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद ये मुर्शिद कुली खान ने ट्रांसफर करी थी, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर ट्रांसफर करी मीर कासिम ने। तो तीनों राजधानियां बंगाल की याद रखिएगा। ठीक है, सेना को आधुनिक बनाता है और यूरोपी तर्ज पे इनको प्रशिक्षण देता है और अंग्रेजों को जो मिलने वाली छूट थी वो समाप्त कर देता है, यानी जो दस्तक था तो दस्तक सबके लिए फ्री कर देता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण रूप से दस्तक किसने खत्म किया था, तो मीर कासिम ने। ठीक, अब इसके संघर्ष देखते हैं कौन कौन से थे। तो जब ये सारी चीजें हुआ तो अंग्रेजों को पसंद आता नहीं है, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इससे एक युद्ध की प्लानिंग होने लग जाती है और इसके साथ साथ इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। अब ये होती है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई में कौन कौन शामिल था, तो अंग्रेजों की सेना थी, भारतीय गठबंधन था जिसमें मीर कासिम बंगाल से था, सुजाउद्दौला कहां से था, अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल की तरफ से, यानी भारत, संपूर्ण भारत की तरफ से ये थे। तो ये संयुक्त सेना इनसे लड़ती है, जिसमें से अंग्रेजों की जीत होती है और दो इलाहाबाद की संधियां होती है। एक होती है 12 जुलाई और एक होती है 16 जुलाई। जो 12 जुलाई को संधि होती है ये किससे होती है, शाह आलम द्वितीय से। इसमें इन लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे दीवानी का अधिकार मिल जाता है। जो 16 जुलाई की होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, क्योंकि ये अवध के नवाब से होती है। इससे ये लोग 50 लाख रुपए, 50 लाख युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि मांगते हैं, साथ ही यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं और साथ साथ इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र भी इनको मिल जाता है अवध के नवाब से। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। क्या वो सरल रूप से समझे, तो स्वतंत्र शासक था पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां, जो 1717 में नाजिम नवाब के रूप में स्थापित, नवाब नाजिम के रूप में स्थापित किया गया था फर्रुखसियर द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि एक इसका जो पुत्र था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन वो शासक बनता है। इसके बाद सरफराज बनता है, सरफराज इससे गिरिया की लड़ाई में जीतता है अलीवर्दी खां और ये 1740 में नवाब बन जाता है अलीवर्दी खां। इसके बाद
इसके कोई पुत्र नहीं था, तो सिराजुद्दौला को, जो कि इसकी बहन का पुत्र था, शासक बनाता है। सिराजुद्दौला की प्लासी का युद्ध होता है 23 जून को, जिसमें से ये पराजित होता है और ये यहीं पे इसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद मीर जाफर नवाब बनता है। इसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। बक्सर का युद्ध होता है, इसमें से शामिल थे एक तो मीर कासिम, इसके अलावा शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगलों के शासक थे। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि अंग्रेज मतलब जीत लेते हैं। 1765 में एक संधि होती है, एक तो मुगलों के साथ होती है और एक अवध के नवाब के साथ होती है। ठीक है, इस प्रकार बंगाल पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।